हेलो एवरीवन। बजट 2020-21 इस साल का यहाँ पर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया इस साल का ये तीसरा बजट था। इस बजट की क्या क्या महत्वपूर्ण घोषणाएं रहीं, किस किस सेक्टर को लेकर इस बार के बजट में विशेष ध्यान दिया गया है, हम आज यहाँ पर इसी को समझेंगे। एक चीज और मैं आपको बता दूं, आपको जो बजट ये रखा मैं बताने जा रहा हूं, इस बजट को हम दो पार्ट में देखने जा रहे हैं। सबसे पहला जो ये पार्ट मैं अभी जो आपको दे रहा हूं, इसमें हम इस साल जो बजट में प्रमुख घोषणाएं की गई उनको यहां पर देखेंगे, और इसका जो दूसरा वीडियो मैं लेकर आऊंगा उसमें यहां पर आपको इस साल के बजट का पूरा विश्लेषण होगा। फील्ड वाइज, सेक्टर वाइज किस तरीके से कितना आवंटन दिया गया है, कौन सी योजनाएं लाई गई, किस तरह की चीजें विकसित की जाएंगी और उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका एक संपूर्ण विश्लेषण जो टॉपिक होगा हम सेकंड पार्ट में लेकर आएंगे। तो पहले पार्ट में आज हम यहां पर देखेंगे इस साल के बजट में जो आज प्रस्तुत किया गया है, सरकार के द्वारा कोविड-19 के इंपैक्ट के बाद अपनी अर्थव्यवस्था को एक विकास देने के संदर्भ में किन किन सेक्टर्स को लेकर कौन कौन सी प्रमुख महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। घोषणाएं बहुत जरूरी इसलिए संदर्भ में भी कि कई बार ये एग्जाम में ही डायरेक्ट आपको क्वेश्चन के रूप में पूछी जाती हैं। आर्थिक सर्वेक्षण ऑलरेडी मैंने पढ़ाया था और मैंने कहा था कि इस साल का जो बजट होता बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आर्थिक सर्वेक्षण क्या कहता है, और कहीं ना कहीं ये डिपेंडेंसी हो दिखेगी। जो आर्थिक सर्वेक्षण जो डेटा होगा उसी आधार पर कहीं ना कहीं आपका इस साल का बजट हमें देखने को मिलेगा, और वैसा ही देखने को मिलता भी है। इसी का इफेक्ट है कि शेयर मार्केट हो, वहां पर बहुत तेजी से 1600 अंकों की यहां पे उछाल बजट के आने के बाद देखने को मिला है कि जिस तरीके से एक उम्मीद थी कि सरकार यहां पे ज्यादा इनोवेटिव होगी, ज्यादा पूंजीगत निवेश करेगी, ज्यादा बेहतर कह सकते हैं कि एक एक्टिवनेस दिखाएगी, तो वो चीजें यहां पर दिखाई गई हैं। तो आइए आज समझने की कोशिश करते हैं सरकार के द्वारा विभिन्न सेक्टर्स में किस किस तरीके की घोषणाएं की गई हैं और उसका क्या इंपैक्ट यहां पर आपको पड़ेगा अर्थव्यवस्था में। तो प्रमुख घोषणाएं पहले पार्ट में हम चलिए देखते हैं। इन घोषणा में सबसे पहले इस साल के बजट की जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही, यहां पर 6 अलग अलग स्तंभों की बात की गई है कि पूरी अर्थव्यवस्था को वहां पर 6 आधारों पर विकसित करने की बात कही गई है। ये 6 स्तंभ कौन कौन से हैं, तो देखिए यहां पे जो 6 स्तंभ हैं, पहला आपका यहां पर हेल्थ एंड वेल बीइंग है। स्वास्थ्य को लेकर यहां पर प्राथमिकता दी गई है क्योंकि महामारी का एक इंपैक्ट जो सबसे ज्यादा इफेक्ट स्वास्थ्य पर पड़ा। दूसरा यहां पर वित्तीय पूंजी को लेकर फाइनेंशियल कैपिटल को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार के संदर्भ में या अन्य पक्षों के संदर्भ में वित्तीय पूंजी लॉकडाउन के पश्चात किस तरीके से लोगों को समस्या देखने को पड़ी, सरकार के स्तर पर भी लोगों के स्तर पर भी, तो फाइनेंशियल कैपिटल को यहां पर बढ़ाना है। समावेशी विकास प्राप्त करना है, जो लगातार के बजट और पंचवर्षीय योजनाओं में हम देखते आए हैं। तो भारत सरकार का यह उद्देश्य है, इस साल के बजट में भी ये स्पष्ट है कि हमें इंक्लूसिव ग्रोथ की ओर लेकर आगे बढ़ना है। मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल को उसका विकास करने के संदर्भ में, मानव संसाधन को विकसित करने के संदर्भ में। इनोवेशन एंड R&D, जिस तरह कोविड-19 के इंपैक्ट के बाद और आपको एक अर्थव्यवस्था के तौर पर एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने के लिए भी आपको जो सबसे ज्यादा जरूरी था वो था कि आप किस तरीके से R&D पर कितना निवेश करेंगे, और वो इस साल के बजट में आपको देखना कि भारी भरकम यहां पर निवेश किया जा रहा है रिसर्च, हेल्थ सेक्टर और R&D के संदर्भ में। और पांचवा चीज यहां पर छठा चीज जो है मिनिमम इंटरवेंशंस की बात की गई है, अर्थात न्यूनतम हस्तक्षेप की स्थितियां लेकर आई जाएंगी, जहां पर कहीं ना कहीं सरकार जो होती है हस्तक्षेप के संदर्भ में एक दिशा निर्देशन तय करेगी, और ज्यादा से ज्यादा यहां पर निजी सेक्टर को, कई सारे सेक्टर्स में अगर हम देखें वहां पे जो घोषणा की गई है, तो निजी सेक्टर को साथ में लेकर एक PPP मॉडल के अनुसार चीजों विकसित करने की बात कही गई है। तो ये 6 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं इस साल के बजट में, जो पूरा जो घोषणाएं की गई हैं पूरी कह सकते हैं कि विकास की स्थितियां डेवलप की जाएंगी, इन्हीं 6 पिलर्स के आधार पर की जाएंगी। चलिए आप देखते हैं कि सरकार ने इस साल के बजट में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, किन किन सेक्टर्स को लेकर। तो सबसे पहली चीज यहां पर देखिए, तो इस साल के बजट में जो घोषणा की गई है उसको, घोषणा को जानने से पहले क्या अनुमान लगाया गया है, किस तरीके की अर्थव्यवस्था रहेगी, उसको लेकर क्या अनुमान बताया गया है। तो देखिए सबसे पहले कि प्रवासी मजदूरों को लेकर कहा गया है कि प्रवासी मजदूरों के सामने कोविड-19 के इंपैक्ट में उनको सबसे ज्यादा समस्याएं झेलने को मिली, और इसलिए उनको राहत देने के संदर्भ में नोटिफाइड अफोर्डेबल हाउस और अफोर्डेबल हाउसिंग पर जो ब्याज का भुगतान करना था, उस ब्याज के भुगतान में यहां पर छूट को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो पहली घोषणा यहां पर यह की गई है। दूसरी घोषणा यहां पर की गई है कि जो राजकोषीय घाटा है, राजकोषीय घाटा देखिए 9.5% रहने का अनुमान है। कब?
चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा अर्थात जो चल रहा है अभी, ठीक है, इस चालू वित्त वर्ष में कोविड-19 का इंपैक्ट पड़ा, लॉकडाउन हो गया, सारी चीजें बंद हो गई, सरकार का निवेश बहुत ज्यादा बढ़ गया अर्थात उनका व्यय बढ़ गया, लेकिन आय के साधन कम हो गए लॉकडाउन के कारण। तो वहां पर उसके कारण जो स्थितियां डेवलप हुई कोविड-19 कारण, इसलिए राजकोषीय घाटा जो है चालू वित्त वर्ष में 9.5% रहने का अनुमान है। जैसे जैसे अब अर्थव्यवस्था ग्रोथ हो रही है, चीजें खुली हैं लॉकडाउन के पश्चात, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, उसके इफेक्ट के तौर पर बताया गया है कि यहां पर अगले वित्त वर्ष में ये जो घाटा है ये 6.8% रह सकता है। राजकोषीय घाटा यहां पर आपका सरकार का कम हो जाएगा। ये दो चीजें यहां पर आपको घोषणा की गई। इसके बाद अगर हम कहें कि अगला जो प्रमुख या इंपॉर्टेंस यहां पर सरकार के द्वारा दी गई है वो अन्य सेक्टर्स को लेकर, जिसमें कृषि एक इंपॉर्टेंट सेक्टर के तौर पे आप देख सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट जो पहलू है ग्रामीण क्षेत्र को लेकर, ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम देखें तो इंफ्रा को प्राथमिकता दी गई है, अवसंरचना को यहां पर बेहतर करने की बात की गई है और अवसंरचना के लिए यहां पर सरकार के द्वारा 40,000 करोड़ रुपए यहां पे आवंटित किए गए हैं। दूसरी चीज, यहां पे 5 प्रमुख फिशिंग हब बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से किसानों की आजीविका को कह सकते हैं दोगुना करने का भी लक्ष्य यहां पे बरकरार रखा गया है। और कृषि के साथ साथ अन्य जो होते हैं चीजों में उनके विकास को लेकर या अन्य उद्योग या व्यवसाय में उनको कह सकते हैं कि एक से अधिक व्यवसाय के संदर्भ में उन्हें आय बढ़ाने को लेकर, घोषित करने को लेकर, समावेशित करने को लेकर कार्य किया गया। इसके अतिरिक्त 1000 और मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक नेशनल मार्केट से जोड़े जाने की भी यहां पर घोषणा की गई है। तो ग्रामीण सेक्टर को लेकर यहां पर कृषि जो घोषणाएं की गई हैं अवसंरचना और नेशनल मार्केट्स को लेकर, इसके अतिरिक्त से कह सकते हैं वर्कर्स को लेकर, जो कि खासकर यहां पे प्लेटफॉर्म और गिग वर्कर्स हैं, इनको लेकर भी यहां पर सरकार ने घोषणा ये की है कि इनको सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हुए लाभ का विस्तार इन्हें दिया जाएगा। ऐसे वर्कर्स बहुत कम समय के लिए, बहुत छोटे समय अवधि के लिए, पर्टिकुलर कामों के लिए यूज किए जाते हैं और उसके बाद ये हट जाते हैं। इनका कोई पंजीकरण भी बहुत नहीं होता, अस्थायी तौर पर काम करते हैं और इस कारण से इनको सामाजिक सुरक्षा लाभ जो होता है नहीं प्राप्त होता है। तो इनको यहां पर प्लेटफॉर्म और गिग वर्कर्स को भी इस बार के बजट के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने की घोषणा की गई। इसके अतिरिक्त 2021-22 के बजट में ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर की यह बात हमने यहां पे कर ली है। किसानों के संदर्भ में क्या बात कही गई है, क्योंकि लगातार अगर हम देखें कि स्थितियां भी जो डेवलप हैं वहां पे किसानों का एक लगातार से अपनी मांगों को लेकर यहां पे धरना भी दिया जा रहा था। तो इस बजट में ये देखा जाना था किस तरह किसानों को लेकर सरकार की क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या वो किसानों को देते हैं। तो यहां पर देखिए जो कृषिगत क्षेत्रों को लेकर सरकार ने घोषणाएं की हैं, किसानों के कल्याण के संदर्भ में प्रतिबद्धता की बात कही है। साथ ही साथ यहां पर कृषि खरीद को धीरे धीरे यहां पर बढ़ाने की बात की है, जो बढ़ी भी हुई है पिछले कुछ समय से सरकार के द्वारा। और इसका फायदा यह हुआ है कि यहां पर 43.36 लाख गेहूं किसानों को सरकार की एमएसपी स्कीम का लाभ यहां पर मिला है। एक डाटा दिया गया है कि सरकार की जो स्कीम रही है उस स्कीम का फायदा जो होता है किसानों को मिला है, खासकर गेहूं खरीद को लेकर। इसके अलावा ये जो आंकड़ा यहां पे कंपैरिजन भी दिया गया है कि यहां पर जो पहला आंकड़ा था अभी वर्तमान का 43 है, पहले ये 35 था। वित्तीय वर्ष के संदर्भ में जो गेहूं खरीद की स्थिति है, गेहूं पर 75,100 करोड़ रुपए की यहां पर एमएसपी दिए जाने की बात की गई। इस वित्तीय वर्ष के लिए कितना, 2020-21 के लिए गेहूं पर 75,100 करोड़ की यहां पर एमएसपी दी जाएगी। और एग्री क्रेडिट की यहां पर जो घोषणा की गई है, एग्री क्रेडिट की यहां पर देखिए 2021-22 के संदर्भ में एग्री क्रेडिट के लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए करने की घोषणा है। इसको ध्यान में रखना है। एग्री क्रेडिट की जो घोषणा की गई है 16.5 लाख करोड़ की घोषणा यहां पे सरकार के द्वारा इस वित्तीय वर्ष के संदर्भ में की गई है। आने वाले वित्तीय वर्ष के संदर्भ में, फिलहाल जो चालू है इस वर्ष के लिए नहीं बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं कुछ शहरी इलाकों, ट्रांसपोर्ट, अवसंरचना और रेलवे के संदर्भ में बजट कैसा रहा और साथ ही पोषण के संदर्भ में क्या कहता है। तो देखिए शहरी इलाकों में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर देखिए साल के बजट में कहा गया कि इसे बेहतर बनाना है। ठीक है, इसे बेहतर बनाना है और इसके लिए यहां पे 18,000 करोड़ रुपए की यहां पर एक स्कीम का यहां पर लॉन्च की गई है। दिसंबर 2023 तक यहां पे ब्रॉड गेज रेलवे लाइनों को पूरी तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन भी कर दिया जाएगा। तो रेलवे और ट्रांसपोर्ट को यहां पर बेहतर करने की बात की गई है। तीसरा, यहां पर जल जीवन मिशन के तहत अगले 5 सालों में 2.87 लाख करोड़ रुपए के खर्च करने की बात की गई है और ये आपके शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में ये खर्च अर्थात जल जीवन मिशन के तहत सभी को पानी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के संदर्भ में अगले 5 साल में यह निवेश की बात करती गई है।
इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो एक पोषण अभियान भी यहां पे प्रारंभ किया गया था। इस पोषण अभियान में देखें तो एक सप्लीमेंट्री पोषण कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है। पोषण अभियान के जरिए मिशन पोषण 2.0 को अब लेकर आया गया। पोषण अभियान ऑलरेडी पहले से चल रहा था, इसे अब आगे विस्तार करने के संदर्भ में पोषण 2.0 की शुरुआत की जाएगी। और यहां पर इसमें जो होते हैं पोषण के संदर्भ में क्या बातें की गई इस अभियान के अंतर्गत, तो देखिए पोषण संबंधी सामग्री की बात की गई है, वितरण, परिणाम को मजबूती के लिए आकांक्षी जिलों में पोषण परिणामों में सुधार किया जाएगा। तो मूल रूप से अगर देखें तो पोषण अभियान के माध्यम से पोषण वस्तुओं का खाद्यान्न की आपूर्ति करना है लोगों को और उनके स्वास्थ्य इत्यादि को यहां पर बेहतर बनाना है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, पोषण अभियान को नए सिरे से अर्थात कि आगे बढ़ाने के संदर्भ से पोषण 2.0 के तहत इसे आगे विकसित किया जा रहा है। अब इसके बाद कुछ अलग अलग सेक्टर में विनिवेश की प्रक्रिया को भी इस साल के बजट में एक प्रमुख तौर पर हम देख सकते हैं। विनिवेशिक प्रक्रिया के तहत सरकार ने कुछ चीजें पहले के डाटा को बताया है, जैसे कहा गया है कि बीपीसीएल, एयर इंडिया, शिपिंग कॉर्प, कंटेनर क्रॉप और अन्य विनिवेश इस साल पूरे होंगे। तो ये 4-5 चीजें जिन्हें इस साल पूरे करने की विनिवेशिक प्रक्रिया अर्थात कि सरकार अपनी हिस्सेदारी को कम करेगी इन सेक्टर में। और साथ ही साथ यहां पर एलआईसी को जो लगातार बहुत दिनों से बात चल रही थी, इस साल के बजट में कंफर्म कर दिया गया है, एलआईसी का आईपीओ वित्त वर्ष 2021-22 में आएगा। ठीक है, एलआईसी का आईपीओ इस साल आने वाला है और ये अब तक का आई थिंक सो सबसे बड़ा आईपीओ होगा सरकार का, क्योंकि एलआईसी एक बहुत ही प्रॉफिटेबल है भारत सरकार के संदर्भ में और साथ ही ट्रस्टी भी बहुत है, इसलिए क्रेडिट भी इसकी अच्छी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो नीति आयोग ने ऐसी सरकारी कंपनियों की लिस्ट तैयार करेगी। यहां पे जो जिनका विनिवेश किया जाएगा उसकी लिस्ट जो होती है नीति आयोग के द्वारा तैयार किया जाएगा और अगले चरण में यहां पे इनका विनिवेश किया जाएगा। तो ये सारी बातें यहां पर स्पष्ट की गई हैं। इसके अतिरिक्त यहां पर एक एनसीएलटी जो फ्रेमवर्क हमारा है उसको और भी मजबूत करने की बात की गई है, ताकि यहां पे जो विनिवेशिक प्रक्रियाएं हैं, विवाद इत्यादि, उनको तेजी से सुलझाया जा सके। साथ ही छोटी कंपनियों की जो परिभाषा है, छोटी कंपनियों की देखिए परिभाषा बदल दी जाएगी। छोटी कंपनियों की परिभाषा यहां पे बदल दी जाएगी और परिभाषा अब जो होगी, पहले थी यहां पे 50 लाख, उसे बढ़ा के कर दिया जाएगा 2 करोड़ रुपए। अब छोटी कंपनी अर्थात जिनका जो पूंजी है वो 2 करोड़ होगी, पूंजीगत आधार 2 करोड़ होगा, उन्हें हम छोटी कंपनियां कहेंगे। इस नए बजट में ये भी एक घोषणा यहां पर कर दी है। तो इस साल के बजट की जो घोषणा है उसे हम यहां पर देख रहे हैं। अब बात करते हैं कुछ उज्ज्वला योजना के संदर्भ में, पाइपलाइन इत्यादि के संदर्भ में क्या यहां पे घोषणाएं की गई हैं। देखिए, उज्ज्वला योजना की बात यहां पे जो की गई है, इसके तहत 1 करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। कितने? 1 करोड़ लाभार्थियों को उज्ज्वला योजना के तहत जोड़ा जाएगा। अभी तक यहां पर 8 करोड़ लोगों को इस स्कीम का लाभ मिल चुका है और 1 करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। जम्मू कश्मीर में जो गैस पाइपलाइन योजना की यहां पे शुरुआत की जाएगी, इसको ध्यान रखिएगा, किस राज्य में गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत की जा रही है? जम्मू कश्मीर में यहां पे गैस पाइपलाइन योजना को प्रारंभ किया जाएगा। वित्त, इसके अतिरिक्त जो पब्लिक सेक्टर के बैंकों को भी यहां पे प्राथमिकता दी गई है और कहा गया है कि जो पब्लिक सेक्टर के जो बैंक हैं वहां पे 20,000 करोड़ की पूंजी डालने की बात की गई है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर के बैंक में 20,000 करोड़ की पूंजी डाली जाएगी। साथ ही 2 सरकारी बैंकों और एक इंश्योरेंस कंपनी का विनिवेश किया जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी और 2 सरकारी बैंकों के यहां पर विनिवेश सरकार इस साल लेकर आएगी और साथ ही यहां पे गैर रणनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में विनिवेश की नीति को मंजूरी दे दी गई है। तो देखिए, यहां पर विनिवेश की प्रक्रियाओं को यहां पर सरकार ने अपना एक डाटा रखा है और इस डाटे के तहत कई रणनीतिक विनिवेश यहां पे प्राप्त करने की कोशिश सरकार के द्वारा की जाएगी, जिसमें चाहे वो उनके सरकारी बैंक हो, इंश्योरेंस हो या अन्य कोई सेक्टर्स हो, उनको लेकर भी यहां पे काम किया जाएगा। और इसके बाद यहां पर 2021-22 में एक टारगेट रखा गया है। टारगेट है विनिवेश का 1.75 लाख करोड़ का यहां पे टारगेट सरकार के द्वारा रखा गया है। कितना? 1.75 लाख करोड़ का विनिवेश का टारगेट रखा गया है। चलिए, इसके बाद देखते हैं रेल बजट को लेकर क्या प्रमुख तौर पे यहां पे घोषणाएं की गई इस साल के बजट में। तो रेल बजट अगर हम देखें तो रेल बजट में जो बातें यहां पे प्रमुख तौर पे की गई हैं वो बहुत ज्यादा यहां पे डिटेल नहीं की गई है। हमने पहले भी कहा जो घोषणाएं सिर्फ वो देखने वाले हैं। कितना बजट दिया गया है वो देख लेते हैं। तो 2021-22 में रेलवे के संदर्भ में 1,10,055 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और इस प्रावधान में जो ज्यादा जोर दिया गया है वो है यहां पर 1,07,100 करोड़ रुपए का इस्तेमाल जो होगा पूंजीगत व्यय के संदर्भ में किया जाएगा। अर्थात कैपिटल जो आपका इन्वेस्टमेंट के संदर्भ में है या व्यय है आपका, उसको किस तरीके से काम करेगी, वहां पर आपको ज्यादा व्यय करने की इस बार घोषणा की गई है।
रेलवे के बाद अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस सेक्टर के संदर्भ में जो एफडीआई की सीमा थी, एफडीआई की सीमा को भी सरकार ने इस साल यहां पे परिवर्तन कर दिया है। जो पहले 49% था एफडीआई की सीमा इंश्योरेंस सेक्टर में, उसे यहां पर 74% कर दी जाएगी। कितना? 74%, 49 से बढ़ाकर 74% किया जाएगा। और एक घोषणा है अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की घोषणा भी यहां पर इस साल की गई है, जिसमें अगले 5 साल में इस स्कीम पर 1,41,678 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो यहां पर यूनियन बजट में इंश्योरेंस, एफडीआई और साथ ही साथ स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं को भी इस साल के बजट में प्राथमिकता दी गई है। या तो इनका विस्तार किया गया है, घोषणा की गई है, या चीजों को और भी ज्यादा निवेशिक प्रक्रियाओं को और भी बेहतर बनाने की कोशिश भी इसके अंतर्गत की गई है। चलिए अब बात करते हैं कुछ अलग अलग भारतीय सार्वजनिक कंपनियों की जो कि इस साल के बजट में प्राथमिकता प्राप्त करने में सफल रही। जैसे कि यहां पर वित्त मंत्री ने कहा है कि गेल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एचपीसीएल के पाइपलाइनों का मुद्रीकरण किया जाएगा। ठीक है, 3 कंपनियों को यहां पर मुद्रीकरण किया जाएगा उनकी गैस पाइपलाइनों के संदर्भ में। सिर्फ पाइपलाइन है, गैस है या फिर आपका क्रूड ऑयल है, यहां पे ये स्पष्ट नहीं है। तो गेल है, इंडियन ऑयल है और एचपीसीएल है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो इस साल के बजट में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत 1 लाख करोड़ रुपए के मूल्य की यहां पर घोषणा की गई है। ठीक है, तो राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के लिए भी यहां पर इस साल के बजट में आवंटन किया गया है और वो भी 1 लाख करोड़ रुपए तक का। और इसके तहत यहां पर देखें तो 217 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। किसके अंतर्गत? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत। साथ ही यहां पे सरकार का जो लक्ष्य है इसके संदर्भ में इस साल 11,000 किलोमीटर की हाईवे परियोजनाओं को पूरा करना है। तो 11,000 किलोमीटर की हाईवे परियोजनाओं को पूरा करने के साथ साथ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा और इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाने के प्रस्ताव भी यहां पर सम्मिलित किए गए हैं। इस बजट में यहां पर साथ ही साथ यह भी कहा कि 3 वर्षों में 7 टेक्सटाइल पार्कों की भी स्थापना की जाएगी। तो अवसंरचना किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बहुत ही मजबूत कड़ी थी और आर्थिक सर्वेक्षण में भी यह बात कहा गया था कि बिना अच्छे अवसंरचनात्मक दृष्टिकोण से एक अर्थव्यवस्था को द्रुत गति नहीं दी जा सकती। और वो यहां पर आपको साफ और स्पष्ट रूप से दिखाई देता है इस साल के बजट में, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने को लेकर अलग अलग सेक्टर में, चाहे वो रेल हो, चाहे रोड हो, चाहे हाईवेज हो, चाहे पाइपलाइन हो, उन सभी सेक्टर्स में यहां पर, चाहे टेक्सटाइल पार्क हो, सरकार ने निवेश करने की बात कही गई है और बड़े स्तर पर अवसंरचनाओं के विकास को भी प्राथमिकता दी गई है। इसके बाद देखें तो शिक्षा को लेकर भी और हेल्थ केयर, क्योंकि कोविड-19 का एक बड़ा इंपैक्ट पड़ा था, तो वहां पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या रहा इस बार के बजट में? तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी हेल्थ केयर के लिए पहले से मौजूद योजनाओं के अलावा यहां पर केंद्रीय पोषित स्कीम आत्मनिर्भर हेल्थ योजना शुरू की जाएगी। ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी हेल्थ केयर सेंटर के अंदर के लिए यहां पर आत्मनिर्भर हेल्थ योजना को प्रारंभ किया जाएगा। और इसके लिए यहां पर देखिए तो इस बजट में 64,180 करोड़ रुपए का आवंटन होगा। इस आत्मनिर्भर हेल्थ योजना के लिए 64,180 करोड़ का यहां पे बजट का आवंटन किया गया है। तो इस तरीके से इस साल के जो बजट की जो प्रमुख बातें रही वो हमने यहां पे जो घोषणाएं थी इस सेक्टर की हमने यहां पर देखी है। देखिए बजट अभी पूरा नहीं है, बजट बहुत बड़ा है, बहुत सारा डाटा है और अभी आया है। तो यहां पे जो घोषणाएं वित्त मंत्री ने अपनी स्पीच में यहां पे की, हमने उसको यहां पर रखा हुआ है। मैं जल्दी ही अभी इसी काम पे लगा हुआ हूं, जैसे ही पूरा काम होता है पूरा एक वीडियो और लेकर आऊंगा। अगर उस वीडियो में पूरा हो जाता है, नहीं तो हो सकता है तीसरा पार्ट भी आए, तो यहां पर दूसरा वीडियो मैं लेकर आऊंगा जिसमें सेक्टर वाइज चीजों को लेकर सरकार ने क्या क्या निवेश प्रक्रियाएं की हैं और साथ ही आंकड़ों का एक विश्लेषण किया जाएगा। और उसके बाद देखेंगे कि बजट का यहां पे इंपैक्ट भारतीय अर्थव्यवस्था पे कैसे पड़ता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो इसको यहां पर देख लीजिए, काफी सारे पॉइंट हैं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में बजट के और उसके बारे में विश्लेषण करेंगे। थैंक यू सो मच।